हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व भी उतना ही अधिक होता है, और जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाश की चाल जब कम होती है तो वह अपने अभिलंब के पास आती है, और जब प्रकाश की चाल अधिक होती है तो वह अपने अभिलंब से दूर जाती है। फिर से हम एक चित्र यहाँ पे ड्रा करते हैं, यानी पहले माध्यम से हम प्रकाश को इधर लाते हैं ऐसे, और पाएंगे कि दूसरा माध्यम अगर सघन है तो वह थोड़ा अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर पास आ गई है। इसको हम कहते हैं आई और इसको हम कहते हैं आर। ये माध्यम एक है और ये माध्यम आपका दो है। अगर इसको माध्यम एक को हम वाई भी लिख सकते हैं यानी एयर, और इसको हम कांच भी लिख सकते हैं, कांच यानी जी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले समझने के लिए हम माध्यम एक लेते हैं और माध्यम दो लेते हैं ऐसे चित्र में। अब हम इसका संबंध देखेंगे। क्या होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा वह माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी यदि दो माध्यम M1 और M2 हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, तो वह उन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, M1 यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे M2 यानी माध्यम दो में प्रकाश की चाल। और माध्यम एक में देखेंगे प्रकाश की चाल क्या है, V1 है, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, M1 यानी V1 बटे हो जाएगा V2। तो इस तरह से हम एक परिभाषा और दे सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक का, कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है उन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। एक और फिगर ले लेते हैं समझने के लिए। ये तो सापेक्ष के लिए हो गया, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि एक माध्यम y है और एक माध्यम आपका कांच है। अगर निरपेक्ष के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ये है, ये यहाँ पे लंब है और ये रेखा इधर गई है, इसको हम कहेंगे I, इसको हम कहेंगे R। और अगर पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं कांच है, तो हम जानते हैं कि पहला माध्यम यदि निर्वात हो और दूसरा माध्यम कांच हो, और पहले माध्यम में निर्वात से प्रकाश चल करके जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या कारण लिखेंगे, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, तो पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, निर्वात के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, तो दूसरा माध्यम क्या है, कांच, कांच का अपवर्तनांक लिखना है। अब इसका अगर प्रकाश के वेग के आधार पर इसका देखें तो क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम एक देखें क्या है, यहाँ पर M1 क्या है, निर्वात है, और निर्वात में यदि मान लेते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, C है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, C है।
और दूसरा माध्यम देखेंगे क्या है, M2 है, और ये क्या है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल मान लेते हैं Vg, V हम चाल के लिए और G ग्लास लिख देते हैं। तो क्या कहता है कि चूंकि पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, और दूसरा माध्यम कांच है, तो निर्वात के सापेक्ष कांच का जब अपवर्तनांक निकालेंगे उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक भी क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी पहला माध्यम क्या है आपका, देखेंगे निर्वात है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में यानी M2 में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है, अब हमको चूंकि मालूम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, C है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, Vg है। तो इसलिए Ng बराबर क्या लिखेंगे, Ng यानी ग्लास का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वह C बटे Vg, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे आपका क्या है, ये कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए केवल जिसका अपवर्तनांक लिखना होता है उसको लिखेंगे। अगर इसके आगे कोई चीज नहीं दर्शाया गया तो हम समझेंगे कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और जब निरपेक्ष अपवर्तनांक है तब सूत्र होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में, यानी दूसरे माध्यम जिसमें प्रवेश कर रही है प्रकाश, उसके चाल के वेग के अनुपात के बराबर होगा। तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसमें वेग कितना है, Vg है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि किसी भी पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम, जो दूसरा माध्यम है जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रही है उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से ये जो होगा इसको हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि पहला माध्यम क्या है, इसमें निर्वात है, ये है। और इसको हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि पहला भी माध्यम है और दूसरा भी माध्यम है। अगर इसको पहला माध्यम की जगह पर A भी लिख सकते हैं और दूसरे माध्यम के लिए हम G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर A और G के बीच में लिखना है तो Y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, Y में प्रकाश की चाल यानी VA बटे कांच में प्रकाश की चाल यानी VG, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। जब दो माध्यम होंगे तो उसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और जब माध्यम एक होगा और एक माध्यम निर्वात होगा तो उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश के चाल के आधार पर हम देख लेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के संबंध में हम जान सकते हैं। तो देख लेंगे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। यदि माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 और माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2 है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो V1 बटे V2 होगा। और अगर निर्वात है पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कोई भी कांच, पानी, कुछ भी वायु कुछ भी हो जाए तो उसका निर्वात के लिए जब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे यानी तब क्या होगा तो किसी यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा उसी को हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर फिर से लिख दे रहा है। यानी अगर हमको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहां पर देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम यानी M2 में प्रकाश की चाल। तो दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से हो जाएगा कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या लिखते हैं हम C से रिप्रेजेंट करते हैं तो C, और कांच में प्रकाश की चाल को हम लिख देंगे Vg। तो इस तरह से कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से प्रकाश के चाल के आधार पर भी हम सापेक्ष
प्रकाश की चाल के आधार पर हम इस प्रकार से हम प्रकाश की चाल के आधार पर भी हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।